जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग माध्यमिक मैथ्स शिफ्ट 2 जो 3 बजे से 5 बजे तक 4/9/2023 4 सितंबर को हुआ था, सब्जेक्ट कोड 110, सब्जेक्ट कोड 110 और मैथ्स सब्जेक्ट का आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। सब्जेक्ट मैथ्स है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसो क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होता है। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एलसीएम इधर से वाला एचसीएफ होता है, तो दिस विल बी राइट आंसर 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तो निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें रूट ना हो, रूट हट जाए। तो देखिएगा 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 81 हो जाएगा, रूट के अंदर 81 आएगा तो ये हो जाता है 9। तो ऑप्शन नंबर सी जो है परिमेय संख्या है। इसके अतिरिक्त ये वाले जो है सब रूट के अंदर आ जाते हैं तो अपरिमेय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दो परिमेय संख्या का मौसो और लौसो बराबर है तो वो संख्या हमेशा, देखिएगा, जिसका मौसो और लौसो बराबर है वो संख्या समान होंगी। कैसी होंगी, समान होंगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 6/15 का दशमलव प्रसार। देखिएगा जब 10th का पढ़ेंगे 6/15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5, जिसके डिनोमिनेटर में 5 आता है वो शांत दशमलव प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे पाई कैसा। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है, तो ढूंढ लीजिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई/2, पाई/2, समथिंग एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाइड बाय पाई, देन दैट नंबर विल बी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखेंगे कि 0.12112 और 111 इस तरह से, ये देखिएगा ये पैटर्न नहीं बन रहा है तो अपरिमेय संख्या होती है। ये कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय पद है। विजातीय का होता है जिसमें कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। 3/5 परिमेय है और 16/4 यानी कि 4/2 परिमेय है। 2/5 ये अपरिमेय हो गया। तो √2/5 जो है एक अपरिमेय दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर √2/5 सी सही है। देखें पाई किस प्रकार की संख्या, पाई/2 दिया था, पाई जो है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है। इरेशनल नंबर है, पाई इज इरेशनल नंबर। दो क्रमिक सम संख्याओं का सीएफ। देखिएगा दो क्रमिक, सपोज करिए हम 4 ले लिए, 6 ले लिए, दोनों लगातार है और क्रमिक सम संख्या, तो इसका सीएफ 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, तो गुणा को मल्टी करेंगे 4 हो जाए 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाज्य संख्या। देखिएगा ये थ्योरम है, यूक्लिड का थ्योरम का एक रिलेशन है कि ए 0, देखिए आर जो है बड़ा होना चाहिए 0 से और लेस देन होना चाहिए बी से। इसमें से एक रिलेशन, ये तो कितना ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आफ्टर दैट देखेंगे 2, देखिएगा 2/3 और गुना 5/2, तो 2/3 ऊपर से भी कटा, 2/3 नीचे से भी कटा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर कट गया। तो बच्चे मेरे पास 1/25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1/25 को लिख सकते हैं कि 4/100, क्योंकि गुना 4 से ऊपर किया, गुना 4 से मल्टीप्लाई किया, 4/100 आ गया। तो 0.04, ऑप्शन नंबर 0.04 बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 5.233। देखिएगा 5 के बाद 3 का रिपीटेशन लिमिटेड पोर्शन में आ रहा है और बार बार 3 हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, रेशनल नंबर हो जाएगा। यदि अल्फा और बीटा, देखिएगा अल्फा और बीटा बहुपद के, और बहुपद दिया हुआ है x² + x + 1, तो 1/α + बीटा, इसको सोल्यूशन करेंगे। इसका एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। यानी कि ये कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, -1, अल्फा इंटू बीटा का 1, तो -1/1 इज इक्वल टू -1, तो वेयर द आंसर इज -1। ऑप्शन नंबर सी सही है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 15 सेज 9x² - 4 का जो शून्यक होंगे, जीरोस क्या होंगे। तो 9x² - 4 को 0 के बराबर करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये x² तो हो जाएगा 4/9, √4/9 + 2/9 +2/3 -2/3, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं बहुपद जो दिया हुआ है इतना, शून्यकों का योगफल क्या होगा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस यहाँ पर 5 में दिया होता है, माइनस में 5 से मल्टीप्लाई 5/3, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है कि समीकरण x² - 4 का जो हल होंगे +2 - 2 हो जाएंगे, +2 - 2 इसका सोल्यूशन हो जाएंगे समुच्चय का। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखिए इसका आंसर सी दिया है, x²। देखिएगा x + 1/x ये बहुपद नहीं है, पोलिनोमियल, क्योंकि इसका जो है x थोड़ा सा निगेटिव चल जा रहा है, x
प्लस एक्स पर पावर -1, हमेशा पॉजिटिव बना रहना चाहिए। ऐसा सॉल्यूशन अगर होता तो ठीक है। अगर कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -7x प्लस -7, तो इसके दो शून्य हैं 7 और -7, तो तीसरा शून्य क्या होगा, इसका जो वैल्यू पुट करेंगे -1 ये हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब ये उसका ज़ीरो है, तीसरे शून्य हैं। दो बहुपद दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है के स्क्वायर प्लस 4k एक्स स्क्वायर 13x प्लस 4k का मूल कहता है मूल दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/बीटा है। तो और के का मान तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा बीटा। तो देखिएगा इसमें किस में है अल्फ़ा बराबर बीटा, इसको सॉल्यूशन करेंगे जब तो के का वैल्यू वहाँ से निकलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होगा। इसको इक्वेशन में C कहाँ पे है, ये 4k इतना कीजिएगा, तो जब सॉल्यूशन करने जाएंगे ना तब के का वैल्यू निकलेगा 2। क्या निकल जाएगा, 2। नेक्स्ट देखेंगे बहुपद है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 में क्या जोड़ें ताकि परिणाम बहुपद 1 0 3 हो जाए। तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो बहुपद में क्या जोड़ा जाए, परिणाम बहुपद का शून्य 1 0 3 हो जाए। तो 1 0 3 हो जाए, इसका मतलब इसमें क्या है, इसको 3 के बराबर कर देंगे। एक्स स्क्वायर -5x जोड़ 4 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1, तो उसके बाद इस तरह से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि दो चर वाले रैखिक जो हैं समीकरण जो युग्म है संगत हो तो दोनों समीकरण प्रस्तुत रेखाएं हैं। संगत कब होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगी या संपाती होंगी। संगत कब होता है, या तो प्रतिच्छेदी होती है या संपाती पैरेलल होती है, तब वो संगत होता है। तो प्रतिच्छेद ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बी का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, शून्य क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जो है बी का मान, बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी का वैल्यू जो दिया हुआ है, सपोज पोलिनोमियल दिया हुआ है, अगर शून्य अल्फ़ा है तो दूसरा 1/बीटा है। ठीक है, तो अब देखिए बी रिलेशन किस में दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा के रिलेशन, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b। अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस यानी C/A -b/1 यानी -b होता है। ठीक, और तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अल्फ़ा बराबर हो गया 1/बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उधर से रिलेशन कहता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, तो देखेंगे यहाँ पे इसमें से कोई होना नहीं होना चाहिए, इसमें दिया है -1, इसको देख लीजिएगा आप लोग, -1। नेक्स्ट कह रहा है, कहता है समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हल क्या होगा। तो इसका जो हल अद्वितीय हल होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू ए, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2, तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू रख दीजिए, एक्स का वैल्यू 1 यानी 4, वाई का वैल्यू 2 यानी 6, बराबर 6 4 10, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है कि समीकरण में युग्म जो है आश्रित होते हैं, इसका मतलब वो जो है समीकरण पैरेलल है, अनगिनत हल होंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या आता है a1/a2, इसका जो अनगिनत हल होंगे, अनगिनत ये हल का मतलब a1/a2 ये इज इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 इज इक्वल टू होना चाहिए c1/c2, तो ये वाला ऑप्शन सी नंबर परफेक्ट बैठ रहा है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/, इसमें ना कोई हल नहीं होता है ऑप्शन नंबर डी में। कहता है कि y अक्ष जिस बिंदु पर काटता है, y अक्ष में ना x निर्देशांक 0 होता है, तो 0 और 2 इसमें ना सेटिस्फाई करता है, जो वैल्यू रखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि नहीं 2 का 2 ही हो जाए, क्योंकि 0 हो जाएगा x बराबर, और 3 दूना 6 -6 ये सेटिस्फाई कर दिया, तो 0 और 2 ऑप्शन इसका सही है। तो समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो x अक्ष से जिस बिंदु पर काटता है तो वह बिंदु क्या होता है, x अक्ष से जो बिंदु दूरी होती है, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, और जो बिंदु सेटिस्फाई करे तो हो जाएगा 3 और 0। और ये जो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, भाग देने पर शेषफल क्या हो रहे हैं 0, इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, n परीक्षणों का जो माध्य है 12, तो टोटल क्या होंगे 12n, और उन परीक्षणों का योगफल जो है 132 है। उन परीक्षणों का योगफल क्या है 132, यानी 12n बराबर 132 है, यानी n का वैल्यू कितना हो गया है, जब डिवाइड करेंगे 12 से 12 के 12 12 के 12 11 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, रमेश अपने धन का, देखिएगा ये ना स्टॉक से रिलेटेड है, इंस्टॉलमेंट, तो इसको आप देख लीजिएगा अपनी स्तर से। इसका आंसर 16:3 आया है, 16:3 आया है। ये भी देखिएगा इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है,
कंपनी के शेयर मार्केट से, तो 22.5 इसका आंसर दिया है। और 2434 नंबर ये भी केस पर है, हाँ निवेश पर है 5 माह के बाद इतना, तो साझेदार वर्ष कितना है, तो ये दिखेगा 11,722 में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% अधिक है तो 20% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य पर हानि होगा या लाभ। तो देखिएगा अंकित मूल्य है जो उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, माने कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य, सपोज सीपी बोलते हैं, सीपी अगर हमारे पास 100 है, अंकित मूल्य 120 हो जाएगा। अंकित मूल्य पर 20% बट्टा यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस पर 20% का बट्टा यानी 12 96, लगभग 96 रुपया। तब बताओ लाभ होता है कि नहीं, खरीदा था 100 रुपये में, बेच रहा है 96 रुपये में, तो हानि हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, एक पंखे में ना जो है सूची मूल्य 1500 मार्क प्राइस और 20% बट्टा दिया जाता है, तो ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए। क्या कहता है, अब ग्राहक को कितना अतिरिक्त बटा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 हो जाए। इसमें ना तो ये इस तरह से कैलकुलेट होगा, बताइए कैसे, 1500 गुना 80/100 गुना 100 माइनस एक्स, वो वाला एक्स मान लीजिएगा, बाय 100, इसका वैल्यू हो जाएगा 1104 जो फाइनल इधर दिया हुआ है, ये बराबर 1104। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका एक्स का वैल्यू 8 आएगा, कर लीजिएगा, बड़ी सॉल्यूशन होगा। फिर कहता है ये फिर 10% पहला बट्टा और दूसरा बट्टा, हाँ इसमें भी वही एक्स का वैल्यू, वही सेम फार्मूला बैठेगा और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 15%, सेम टू सेम पैटर्न पर बैठेगा। और एक वर्ष का जो ये 2 वर्ष कहता है कि 16,000 रुपया है, ठीक है, 16,000 रुपया को 10% की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज 6 माही हो, जब 6 माही हो जाता है ब्याज, तो दर क्या होता है, दर आधा हो जाता है, यानी कि 10 था तो अब 5 हो जाएगा। ठीक है, और समय दोगुना होता तो 1 साल था तो 2 वर्ष हो जाएगा। अब बताइए 16, तो 2% की दर से, यानी कि 25/100 कर दीजिए, 25/100, 100 कट गया, और 25 चौके 100 किया 40, 4 चौके 16, इन्हें देखिए इसका आंसर क्या होगा 1640, क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ना, ये 1640 दिया हुआ है, इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ धन चक्र उधार लिया गया तथा उसे समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, ये वार्षिक किस्त है 1640, इसका भी दे दिया, 1640 इसका भी दिया, इसका ऑप्शन ना गलत दे दिया। ये जब बना रहा था ना, हम इसको पेपर को हम दे रहे थे, तो जब बना रहे थे ना, तो इसका आंसर ही मैच नहीं कर रहा था। ये देखिए, ये इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ये 1640 का भी आ ही नहीं सकता है इसका आंसर। हम बता देते इसका कहते होगा, क्या कह रहे हैं, 16,000 बाय 100 गुना, तो इधर हो जाएगा कितना 5+5 यानी 10.25 होगा, यानी 25/100 हो जाएगा। ठीक है, 25/100 हो जाएगा, ये डबल जीरो कट गया, 25 चौके 100, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, और 4 चौके 16, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज तो इसका 1640 रुपया दिख रहा है, और 1600 रुपया पहले था 1640, हाँ ये सही है, थोड़ा सा हमें से में एरर हो गया। अगर मिश्रधन पूछता है ना, मिश्रधन, तब 1640 हो रहा है, मिश्रधन तो पूछ रही नहीं रहा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। फिर देखिएगा ये भी इंस्टॉलमेंट वाला है 1640, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 40,000 रुपया 2 वर्ष में 410 हो जाता है, तो ये ना दर पूछ रहा है, आपको कैसे निकालना है। अब देखिएगा, क्योंकि ये 4,000 और इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, तो टोटल मिलके कितना हो गया 4410, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 4,000, बराबर हो गया P/1 प्लस R/100, R/100 टू दी पावर, यहाँ कितना है 2 साल तो 2 रख देंगे, ये जीरो कट गया, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, 21 और 20 पर पावर दो, 2 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 21 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20, 1/20 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि इस 2500, तो 5% आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या कह रहा है। अच्छा, ये अवमूल्यन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है, किसी की कीमत इतना रुपया थी और 10% का अवमूल्यन हो गया, इसका एक कीमत इतना रुपया हो गई, तो बताइए कितना टाइम लगेगा। सेम प्रोसेस होता है, इसमें होता है क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 36 वाला जो है ना 5000 जो है इतना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - R/100, 1 माइनस, हाँ आर का वैल्यू दिया हुआ 10/100 टू दी पावर n करेंगे, उसके बराबर ये वाला वैल्यू देंगे। ठीक है, ये वाला जब कैलकुलेट करेंगे तो टाइम का वैल्यू निकल जाएगा, टाइम का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, तो ये निकल जाएगा
क्या कहता है, एक मेज़ 200 रुपये का नगद, 600 रुपये का तुरंत भुगतान और 1500 रुपये के 2 किस्तों पर उपलब्ध है। तो ब्याज दर क्या होता है, तो 44.42% हो रहा है। एक कैमरा जो है 2500 रुपये के तुरंत भुगतान पर तथा 2100 रुपये के किस्त 2 किस्त पर बेचा जा रहा है। जितना भी किस्त पर बेचा जा रहा है और ब्याज प्रतिशत इतना है, तो देख लीजिएगा ये 4500 रुपये इसका आंसर दिया फाइनल। फिर क्या कहता है कि एक सिलाई मशीन 2600 रुपये में उपलब्ध है, ठीक है। या किस्त के अंतर्गत 1000 रुपये के तुरंत भुगतान तथा 550 के 3 किस्तों के अंतर्गत ब्याज दर कितनी होगी, कितनी ब्याज दर होती है, तो ये 19 होल 1/21% इसकी ब्याज दर हो रही है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष का y बराबर 0, y बराबर 0। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, बिंदु -3 4 किस पाद में है। तो देखिएगा जब आप क्वाड्रेंट खींचेंगे तो इधर हमारा नेगेटिव होता है और इधर हमारा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव किस में, द्वितीय पाद में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिएगा ये जो है -4 -5 किस पाद में, तीसरा पाद में, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो तृतीय पाद में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। बिंदु 4 -5 का जो y नियामक है, y नियामक तो -5 है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु समदूरस्थ है, यानी दूरी बराबर है। तो आप ओला दूरी का फॉर्मूला लिखाएंगे, जब दूरी बराबर होती है तो उस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या, सपोज ये मान लेते हैं o, ये मानते हैं a, ये मान लेते हैं b, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट का हमको दूरी निकालना एक्स वाई क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 5, इसका कोऑर्डिनेट कितना -4 3। समदूरस्थ का मतलब दूरी बराबर है, तो 6 4 में इसको जोड़ेंगे 6 माइनस प्लस माइनस -4/2, यानी 2/2, इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद 5 3 8/2 यानी कि 4 1 4। तो देखिए 1 4 दिख रहा है, ये 5 है और इधर से कितना आ गया 5 और 3 8, 5 और 3 वाई अक्ष पर एक, अच्छा ये बताइए वाई अक्ष पर जो दूरी होगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो 0 होना चाहिए ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0, और समदूरस्थ है तो दूरी बराबर होनी चाहिए। तो 5 और 3 8/2, तो देख लीजिएगा इसको क्वालिफाई कर जो कर रहा है ना, सेटिस्फाई 0 9 कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 3 4 और x1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है। मूल बिंदु से जब समदूरस्थ है, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, 0 0। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0, और कोई बिंदु है 3 4, एक्स अक्ष पर 3 है, वाई अक्ष पर 4 है, कोई बिंदु है इस तरह से दिया हुआ है 3 और 4, ठीक है, इस तरह से हमको दिया हुआ है। तो कहता है कि x का वैल्यू निकालिए, दो बिंदु दिए हुए हैं x और 1। तो हम कैसे निकालेंगे, जब मूल बिंदु से, जब इसको देखिएगा बिंदु इतना से समदूरस्थ है, मूल बिंदु से समदूरस्थ है ना, बिंदु बिंदु इतना और इतना मूल दूरी से, मूल बिंदु से समदूरस्थ है। तब इसको कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू जो आएगा +-2√6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बिंदु a cos थीटा प्लस इतना के बीच दूरी क्या होती है। तो निकालेंगे दूरी कितना होता है a cos थीटा और c sin थीटा। दूरी क्या होता है देखिएगा, पहला कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट है ना, उसका माइनस करके हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो a cos थीटा -0, तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इधर भी 0 माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर साइन थीटा प्लस ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंदर को a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर का a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, बिंदु x-1 तथा 3 2 के बीच दूरी जो है 5 मात्रक है, तो x का मान कितना होगा। तो ये देखिएगा इसमें ना थोड़ा सा पेचीदा किया था, जो है दूरी 5 मात्रक है तो दूरी का सूत्र बता देंगे। तो x का वैल्यू ना पॉजिटिव भी आता, दोनों निगेटिव आता, तो दोनों निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, BC दोनों सही है, -1 और 7। कैसे करेंगे आप, तो देखिएगा x-3 का होल स्क्वायर, फिर करेंगे जोड़, तो 2 या -2 -1 यानी कि -3 का होल स्क्वायर बराबर 25 25 5 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो -1 भी आता है और 7 भी आता है। बिंदु 2 3 की मूल बिंदु से दूरी कितना, मूल बिंदु से दूरी यानी 0 0 से, तो 0 यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 4 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बिंदु -3 4 और तथा 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड वाई अक्ष किस अनुपात में बांटती है। तो इसको जो कोऑर्डिनेट का जो वाई अक्ष से बांटने का है ना, उसको मान लीजिएगा, तो 3:1 में बांटेगी। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, ज्यामिति का संबंध, ज्यामिति का संबंध किस सूत्र, 16वां सूत्र से। कौन सा सूत्र है, 16वां सूत्र से। यूक्लिड जो है, यूक्लिड जैसे है तो अभी अभिधारणा मानता है। ज्यामिति का कौन से संबंधित कल्पना है, अभिधारणा। नेक्स्ट इनमें से किसका विस्तार अनंत है, देखिएगा तो और ए और बी, रेखा का भी और समतल का भी, रेखा समतल प्लेन का
क्या होता है, अनंत होता है विस्तार। आफ्टर दैट जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है, बच्चा वाला सवाल है, समकोण होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा, कोण का जो आरोही क्रम है तो 20, 30, 40, ये वाला आरोही क्रम है। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिएगा ये जो पैरेलल होता है, पैरेलल ये अगर 120 है तो ये वाला 60 हो जाएगा, क्योंकि अगर अगर ये वाला पैरेलल है, ये तो क्या होगा, तिर्यक रेखा होंगी, तो ये कोण और ये कोण तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है y का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएंगे। देखिएगा 60 है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करता है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, हमेशा समान होंगे। दो रेखा प्रतिच्छेद करेंगे, उसके शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होंगे। कहता है एक कोण की पहचान कीजिए ज्योतिर्भुजों के समान नहीं है। देखिएगा राइट RHS होता है, SAS होता है, ASA होता है, लेकिन AAS कोण नहीं होता है, कोण हमेशा बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि अब देखिएगा ये जो है हीरोन का फॉर्मूला से पूछा है कि अर्ध परिमिति के रूप में, जिसमें BC को सपोज करिएगा, ये अगर ये ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, BC का वैल्यू दिया हुआ है कितना A, ये CA का वैल्यू दिया हुआ है कितना, CA का वैल्यू C, और इस तरह से यहाँ पे भी होना चाहिए A वाला तो होना चाहिए B। तब यदि जो है वृत्त क्रमशः इस पर DF भुजा पर समकोण है कि स्पर्श करते हैं, एक जो है, और ये अगर सपोज करिए वृत्त की बात करेंगे, ये वृत्त इस पर से स्पर्श करते हैं, तो क्या कह रहा है कि स्पर्श करता है, तो BD बराबर क्या होगा, तो BD का बराबर जो निकालेंगे वैल्यू S माइनस A हो जाएगा। इसमें ना स्पर्श वाला जो है कोण का फॉर्मूला लगता है, कुछ अप्लाई होता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर का है पाई आर स्क्वायर, यानी 28, फिर गुना 28, तो मान के चलिए इधर 28 है, 7 चौके 28 हो जाएगा, और 45 अट्ठे हो जाएगा, क्योंकि 45 चौके 180, 45 अट्ठे, तो ठीक है। उसके बाद करिएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर देंगे 11, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, 11 दूना 22 8 30, 308 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है कि जो रेखाखंड है AB 5:7 में विभाजित करती है, पहले जो AX से खींची जाती है तथा BX को न्यून कोण हो जाता है तो अंकित हो जाता है, तो इन बिंदुओं का न्यूनतम संख्या कितनी है, तो इसको जब अच्छा से पढ़ेंगे तो न्यूनतम जो संख्या है 12 हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए इसको जोड़ दीजिए, 7 और 5 को जोड़ दीजिए, एक आयत का जो है विकर्ण जो है 25 डिग्री है, विकर्णों के बीच का न्यून कोण जो होंगे 50 डिग्री हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ACB बराबर 40 डिग्री है, तो ADB बराबर कितने होंगे, 50 डिग्री हो जाएंगे। सपोज करिए ABCD एक चतुर्भुज है, इधर दे दी ABC और D, और ACB का वैल्यू 40 है, ACB यानी कि ये वाला वैल्यू 40 है, ठीक। पूछ रहा है कि हमको ADB का वैल्यू क्या होगा, ADB ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू। अब देखिएगा ये क्योंकि ना दो त्रिभुज बन जाते हैं तो इसका वैल्यू किसी तरह से आप फॉलो कर लीजिए। 50 दी आंसर। क्या कहता है, भुजा की लंबाई A है, अगर कोई भुजा A है तो उसका क्षेत्रफल A स्क्वायर होगा, A इंटू ए होता है। फिर क्या कहता है, एक किनारे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा का स्क्वायर 6 स्क्वायर होगा। फिर क्या कहता है कि आयत की लंबाई जो है 15 10 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल 150 हो जाएगा, 15 दही 150 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि समचतुर्भुज है जो उसका क्षेत्रफल इतना है, तो दूसरा भी करने क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2 का वैल्यू हम D2 माने बराबर हो गया 240, 2 अट्ठे 16 काटे 8 या 24 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। फिर क्या कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई इतना और कुल क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन की क्या पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या, अच्छा हाइट पूछ रहा है। बेलन के जो है कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू एच प्लस आर, तो इसको एच का वैल्यू 2πr इंटू एच प्लस आर निकालेंगे, इस तरह से लिखेंगे 968, और इस तरह से काटेंगे 968, तो 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 2 चौके 8, इस तरह से आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ रखेंगे, पाई का वैल्यू इस 22/7 लेकर के काटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहता है एक आयताकार क्षेत्रफल है 15 सेंटीमीटर लंबा और 42 सेंटीमीटर चौड़ा, तो आयताकार लौन है, तो समान चौड़ा वाले ये क्या कहता है, बजरी पथ घिरा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है चौड़ा अंदर एक आयताकार, तो ये है ना, इसका वैल्यू दिया है 50, इसका वैल्यू दिया है 42, ये वाला 42 है। अंदर अगर हम देखेंगे समान ऊंचाई का अगर 2 रहेगा ना, 2 घटाना पड़ेगा, है ना, 4 घटाना पड़ेगा, इस तरह से 50 इंटू 42 माइनस, देखिएगा यहाँ पे समान ऊंचाई का कितना कह रहा है, यदि पथ की चौड़ाई 6 मीटर है
तो दोनों साइड से 6 मीटर को घटा करके इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे एरिया में डिफरेंस करेंगे तो 960 मीटर उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर कहता है ये तो कुछ नहीं कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ऊंचाई समान रखा जाए तो आयतन के मूल बेलन के आयतन में क्या होगा। सपोज करिए कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, और बेलन की त्रिज्या आधार त्रिज्या आधी कर दे, हाँ देखिए तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ऊंचाई समान, ऊंचाई h, ऊंचाई का रिलेशन कुछ नहीं, पाई का रिलेशन कट गया, r स्क्वायर कट जाएगा तो ये स्क्वायर 4 स्क्वायर 1 यानी कि 1:4 आ जाएगा, वैसे 4:1 होना चाहिए। आफ्टर दैट 75 नंबर, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्र इतना उनका आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब 1:8 हो जाएगा। तो 8 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। 2√2 दिया है, दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्र और उनके आयतन का अनुपात कितना होगा, पृष्ठीय, अच्छा देखिएगा, ये सही है, 2√2 दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 है। r1/r2 ना 1/√2 आ जाएगा, इसका जब क्यूब करेंगे तो 1/2√2 आ जाएगा, तो 1:2√2 ये सही दिया हुआ है, इसको देखिएगा 1:8 नहीं करेंगे। क्या कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त के अंदर अंकित किया, सपोज करिए कि एक वृत्त में अंकित किया जाता है, एक देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है और वर्ग को उसके अंदर इनपुट करना है, तो ये क्या, जब वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, और वर्ग का विकर्ण जो होगा लेकिन वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास, तो सपोज करिए वर्ग का जो है व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो ये वर्ग का जो व्यास हो जाएगा तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, और वृत्त की जो भुजा हो जाएंगी विकर्ण बाय√2 हो जाएगा, यानी कि 16/2√2, 16/√2, ठीक। अब इसका हमको क्या करता है, तो वृत्त के अंकित किया जाता है तो क्षेत्रफल निकालता है, क्षेत्रफल बराबर 16 का 256, 256/2 यानी 128। फिर देखिएगा 77 नंबर, एक तार जो लंबाई 1/3 तक कम की जाती है, आयतन समान रहता तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 9 गुना बन जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ठोस गोले के पिघलाकर एक ठोस दायां गोलाकार शंकु के आधार त्रिज्या बना है, शंकु की ऊंचाई है, क्या कहता है ये दोनों आयतन बराबर ही होगा, उसको जब बराबर करेंगे तो ऊंचाई किसी का नहीं दिया हुआ तो निकाल लेंगे। क्या कहता है 5 सेंटीमीटर एक ठोस गोले को पिघलाकर, ठीक है, 4/3 पाई इंटू r³ होता है, r³ यानी 5 का क्यूब, ठीक है, और शंकु आकार में क्या होता है इसका 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h पाई, और आधार की त्रिज्या बना हुआ है, एक ही आधार की त्रिज्या यानी r का स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो r कितना है 4/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, तो r यानी 5 का स्क्वायर इंटू h का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, 1/3 पाई पाई कट गया और यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो कटेगा, सिर्फ बचेगा 5, ठीक है, और 5 के 20, ये गुना 5 गुना 4। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, समचतुर्भुज दो दिया हुआ है, ये देखिएगा, ये मेरा हमारे पास समचतुर्भुज, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है, ये समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण दिया है, एक विकर्ण है 40, इसका मतलब ये वाला वैल्यू 20 है, और ये जो भुजा है पूरा परिमाप है 100, इसका मतलब जो है ये वाला भुजा की लंबाई जो है 25 है। अब देखिएगा ये 25, ये 25, ये 20, तो ये हमारा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, टोटल हो जाएगा 15 15 30। तो हमको क्षेत्रफल निकालना होता है क्या, दोनों विकर्णों का गुणनफल करते हैं भागा 2 करते हैं, 1/2 d1 × d2, तो ये हो जाएगा हमारा 20, 20 3 60, 600, कितना आ जाएंगे 600 वर्ग मीटर। कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर वृद्धि करे क्षेत्रफल में 3 गुना वृद्धि होगा, क्योंकि देखिएगा सपोज 100 है, वृद्धि करेंगे तो 400 हो जाएगा, कितना वृद्धि हो गया 300 का वृद्धि, 300/100 गुना 100, तो कितना होंगे 3 गुना वृद्धि। फिर क्या करेंगे, यदि आखिर देखिएगा ये जो माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एफ, सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 200 है, सिग्मा एफ का वैल्यू 40 है, 40 सेकंड 40 साल 200, इसका वैल्यू कितना 5 हो जाएंगे। तो देखेंगे ये माध्यक 9 है, आंकड़े का जो माध्यक है, क्योंकि इसको जब हम लोग वृद्धि करेंगे 3 है, सबसे पहले 2 है, फिर 3 आ जाएगा, फिर हमारा 4 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 11 आ गया। माध्यक क्या होता है, इधर से भी करेंसी इधर भी 7 चलेगा 11/2 यानी 5.5, दोनों का बीच का वैल्यू होता है। फिर क्या कहता है, सूत्र से बहुमूलक निकालने का वर्गीकरण, वर्गों का कैसा होना चाहिए, आपको वर्जी अतिव्यापी होना चाहिए। सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्गों को कैसा होना चाहिए, अतिव्यापी। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो जोड़ निकालिए, तो क्या होगा 10 × 10 + 1 यानी 11/2 होता है, क्या ये सॉरी 2 नहीं होता है,
10 × 10+1 होता है, ठीक। और 10 था तो 10 10 कट गया तो कितना जाएगा 11। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है। ये संख्या दिया हुआ देखिएगा, इसमें क्या होगा, 3 की जो बारंबारता दी हुई है ना, 3 की बारंबारता x-2 दिया हुआ है, और 5 की बारंबारता दी हुई है x+2 दिया हुआ है, और 7 की बारंबारता दी हुई है x-3 दिया हुआ है, और 9 की बारंबारता x+3 दिया हुआ है। इस तरह को इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 × x-2 यानी 3x-6, 3x-6। इस तरह से सबका कैलकुलेट करके उसको जोड़ेंगे और जितना फ्रीक्वेंसी है उसको भी जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास कितना 1x 2x 3x 4x हो जाते हैं, और ये तो जीरो हो जाएगा। 2 + 2 3 4x, इसको डिवाइड करेंगे तब x का वैल्यू और माध्य का मान, क्योंकि वो देखिए ये हमारा माध्य है और बराबर माध्य कर देंगे जो दिया हुआ है, तो वैल्यू कितना आ जाता है 5। क्योंकि कैलकुलेट लंबा है ना, तो इसमें करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, तो नहीं करते हैं। तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को कैसा होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। निम्न में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारिणी आवश्यकता है, तो माध्यक क्या हो जाएंगे, माध्यक। ए बी सी डी है, और देखिएगा ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई तथा ए बी सी डी तथा ई का माध्य कितना वैल्यू है, 5 वैल्यू है ना, तो सबका जोड़ ए से लेकर ई तक का जो जोड़ हो जाएगा 28 पंचे कितना 140, 5 8 40, हाँ 140। ए सी ई का जोड़, ए जोड़ सी जोड़ ई का कितना है 24 या 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए जो है, बी है, सी है, जो डी है, ए है, सी है, ई है, ए है, सी है, ई है, तो क्या जुटेगा, बीच बी और डी बीच में बचेगा। बी और डी इसमें जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा हमारे पास 7। बी और डी का माध्य पूछ रहा है, बी और डी का माध्य पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 24 ए सी ई का माध्य, 24 या 72 हो जाएगा, ठीक। तो 10 में 2 जाएगा हमारे पास 8, उसके बाद 13 में 7 जाएगा 6, यानी 6/2 इक्वल टू 34। 34 आंसर सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसी जो है वितरण का माध्य और माध्य का अनुपात इतना है, तो एक रेशियो होता है, रिलेशन होता है, अब 10th में पढ़ेंगे। क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य का, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य का, जब रिलेशन निकालेंगे तो 5:2 आता है। 90 में दिया हुआ है कि सिग्मा एक्स क्या कहता है कि x1 x2 x3 से लेकर x1 तक है सिग्मा n/e1, तो ये क्या वैल्यू होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंस होकर 0 कट जाता है। क्या कहता है a + b + a c बराबर 45 है, तो सिग्मा tan a + tan a इंटू 1 + पाई tan a, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेक स्क्वायर देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कैसे हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन लें, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 को लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, एक त्रिभुज देखिएगा a + b + c का वैल्यू जो होता है 180 होता है, और बाय 2 कर देंगे। कैसे 2 करेंगे, हमको c को उधर भेज के, तो 180/2 - c/2 a + b/2, यहाँ पे कोस लगा देंगे, इधर भी कोस लगा देंगे, कोस 90 - 2 c/2, तो साइन c/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये जो वैल्यू आप करेंगे कोसेक थीटा और सेक थीटा का जो सॉल्यूशन निकलेगा, कोसेक थीटा का 1/sin थीटा होता है, और सेक थीटा का 1/cos थीटा होता है। सेम एज इट इज़, इसको जब फॉलो करेंगे तो दोनों का जो है फाइनल आंसर यही आता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए आंसर इसका यही होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 + sin थीटा क्यों होता है, डेनोमीटर का हम लोग क्या करते हैं, परिमेकरण कर देते हैं। 1 - sin थीटा, तो 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 + sin थीटा से, यहाँ पे भी 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर ही, तो हो जाएगा 1 + sin थीटा, ये हो जाएगा कितना 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस हो जाएगा, तो 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा + sin थीटा cos थीटा tan थीटा, तो सेक थीटा + tan थीटा विल बी राइट आंसर। क्या कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा 9 कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा - cos थीटा 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कोस ए बार, देखिए इसको, क्योंकि कोस होता है b/h, तो p कितना होगा, p जो होंगे 24 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो गया 625, 7 का 49 हो गया 15 में 6 जगह 9, 576, 15 में हो जाएगा 6, उसके बाद 11 में 4 जगह 7, हाँ 6 24 हो जाएगा। तो tan a + cot a, क्योंकि tan a बराबर होता है p/b, यानी 24/7, और जोड़ cos a होता है b/p, b का वैल्यू कितना है 7/24, इसको कैलकुलेट करेंगे 24 का स्क्वायर 576, 576 प्लस 7 7 49, 576 ये होगा 625, 625/24 × 7 यानी 731, ऐसे कुछ
625/168, 168, क्योंकि 24 को 7 से 7 जो घटे 7 14, हाँ 168 सही होगा। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा। देखिएगा ये वैल्यू ना cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो देखिएगा ये ना कैंसिल आउट होने वाला है, तो इसका वैल्यू 0 होता है। साइन थीटा 1/30 होता है और कोस थीटा जो होगा √3/2 होता है। लेकिन दूसरा वाला इसी में देखिए साइन थीटा माइनस √3/2 होता है और कोसेक थीटा 1/2 होता है, लेकिन माइनस के साथ -1/2 -2 हमने कंपेरिजन किया 2 का, तो 2 का फाइनल आंसर 0 और इनडेफिनेट हो जाए उसका भी तो क्या होगा, फाइनल 0 ही होगा। आफ्टर दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा √3 tan थीटा प्लस कोस थीटा, इसका वैल्यू मेरे ख्याल से 1 के इक्वल है। ये तो बहुत है। तो साथियों ये वीडियो यहाँ तक 100 खत्म हो गया। थोड़ा सा आर्ट ऑफ टीचिंग है, इसको देख लीजिए। अधिगम कदाचित है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल बोथ होता है। अधिगम प्रक्रिया में शामिल होता है क्या, उपरोक्त सभी, अर्जित करना, अंतर्ग्रहण करना, भंडारण करना, ये सारे सभी होते हैं। और आत्मनिर्देशित अधिगम अग्रसर करता है, ये सभी अग्रसर करता है। प्रश्न पूछना ये सभी हो जाएंगे। ज्ञान का उद्देश्य निर्धारित होता है, तो दर्शन शास्त्रों के द्वारा ज्ञान का निर्देश। फिर कहता है अंतक उद्देश्य वर्णन करता है, अंतक उद्देश्य वर्णन करता है परिणाम का। नेक्स्ट देखें क्या, शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता है। शिक्षण की खली और यानी चौक ऑन द टॉक, बहुत पुराना मेथड है, हम लोग आज भी इसी पर चले जा रहे हैं। सूत्र से नियम, देखिएगा सूत्र से नियम जाएंगे और सूत्र इसको बोलते हैं निगमनात्मक, क्या बोल देंगे, निगमना। एक आगमन विधि होता है, एक निगमन विधि होता है, अन्योन्य क्रिया में शामिल होता है। तो देखिएगा क्या होगा, सब वाद विवाद हो जाएंगे, प्रश्न पूछेंगे, सहायक सामग्री हो जाएंगे, तो इनमें से सभी सही होगा। पाठ्य योजना का प्रयोजन है, प्रोजेक्ट मेथड है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, एक पाठ्य योजना का अंतिम चरण क्या होता है, गृह कार्य। लास्ट में हम लोग टास्क देते हैं, लास्ट में क्या कहते हैं, टास्क देते हैं। सूक्ष्म जो है शिक्षण प्रभावी होता है शिक्षण अभ्यास के दौरान, किसमें सबसे ज़्यादा, शिक्षण डूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग मेथड। सूक्ष्म शिक्षण एक बेहतरीन उदाहरण है अनुकरण यानी सिमुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्या कहता है कि अभिक्रिया अनुदेशन आधारित है, और सभी हो जाएंगे उनमें से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर, कक्षा में छात्रों की सीट बदलने से क्या लाभ होता है, ये सामाजिक संपर्क एवं भावनात्मक बंधन को, बॉन्डिंग को बढ़ावा देता है। दोस्त बच्चे आपस में मिलेंगे जिससे भावनात्मक वृद्धि होगी। कक्षा का वातावरण सकारात्मक होना चाहिए, छात्रों को स्वतंत्रता देने वाला चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, और सभी हो जाएगा। पाठ्यक्रम को चयन करते समय ध्यान देना चाहिए, पाठ्यक्रम का नाम, विषय वस्तु, लेखक का नाम। आफ्टर दैट 117 नंबर, ISSN में कितने अंक होते हैं, तो ये 8 अंक होते हैं। एक शिक्षक के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छात्रों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, एक शिक्षक सबसे अधिक सीखता है, कब सीखता है, छात्रों से, सबसे ज़्यादा बेस्ट है छात्रों से सीखता है। एक प्रभावी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है अच्छा प्रेरक, अच्छा प्रेरक। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि आकलन का उपकरण है संचयी अभिलेख, कैसा अभिलेख, संचयी अभिलेख सही होगा। नेक्स्ट कहता है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधार करना। नेक्स्ट देखेंगे कहता है मूल्यांकन का कार्य कौन सा है, सभी कार्य है, चयन, भविष्यवाणी, निदान, ये सारे सही होंगे। 124 नंबर, पाठ्यसागामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, वर्ग शिक्षण ये संबंधित नहीं है। फिर कहता है विद्यालय पाठ्यचर्या का प्रमुख सोच बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चों के सारे डायरेक्शन में। एरिक्सन ने मानव विकास को विभाजित किया है 8 चरण में, कितने चरण में, 8 चरण में। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अपने शिक्षण को व्यवसाय के रूप में क्यों चुना, क्योंकि इसमें आकाश शिक्षण के रूप में, आकाश शिक्षण में रुचि है, अच्छा इसमें हमको इंटरेस्ट है। दृश्य श्रव्य यानी जो देखे भी और सुने आए भी दे, उसको क्या बोलते हैं, रेडियो तो हम सुनते हैं देखते नहीं है, चलचित्र देखते भी और सुनते हैं यानी फिल्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के अभिलेखीय उपकरण है उदाहरण मानचित्र। फिर देखिएगा रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा ओक टसर, टसर जो है मणिपुर से है, पहला राज्य कौन है, मणिपुर हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक दर है, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। 135 नंबर, 3 कठिया 3/20 कहाँ पे है 3/20, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है,
मई 2022 में कौन सा सऊदी अरब के पीछे छोड़कर कच्चे तेल, तो ये हमारा रूस सबसे बड़ा सप्लाई करने वाला बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, निकलिन से कौन सा एजेंट ताजमहल को पीला करता है, सल्फर डाइऑक्साइड कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के भी कुछ ऑक्साइड होते हैं। प्लास्टिक को रासायनिक रिसाइकिल करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन होते हैं। फिर क्या कहता है, वनों की कटाई को कम करने का सबसे अच्छा, ये तो बहुत पेचीदा सवाल था। पेड़ क्या कहता है, पेड़ उगाने के लिए पौधे के अधिक क्षेत्रफल को साफ करना। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग भी संदर्भित करता है जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक परिवर्तन, वातावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे 140 नंबर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि का नाम बताइए जो वन्य जीव को विलुप्त का कारण बनते, प्राकृतिक आवास का विनाश और परिवर्तन। 141 नंबर कहते हैं, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 1816 है तो उसका क्षेत्रफल तो 18 छक्के 90, 18 18 छक्के 108, 108 का 18 28 यानी 2 8 8 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 288 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, तो 2 वर्ष के लिए 6% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 वर्ष और इतना साधारण ब्याज, तो देखिएगा इसको जब कैलकुलेट करेंगे साधारण ब्याज दिया हुआ है 800, जब देंगे ये हमको क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना पड़ता है, चक्रवृद्धि 49,400, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। अभी स्पेस नहीं है, टाइम भी बहुत हो गया है। फिर क्या कहता है, सुकन्या जो है सुकन्या योजना 1600 ml दूध पीती है 4 सप्ताह में कितने लीटर, तो हो जाएंगे क्या कहता है सुकन्या रोज़ाना, ये एक दिन में 1600 ml 4 सप्ताह में कितना दिन हो जाएगा, 7 चौका 28, 16 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.8 लीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट 45 कहता है, यानी कि LCM जो है 138 है और यानी SCF इतना है, तो और इतना के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या कितना है, तो इतना के अनुपात में संख्या संख्या बराबर कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि LCM इंटू SCF होता है, दोनों का 6x² हो जाएगा कितना, 6x² बराबर 138 गुना 23, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना 12, 6 3 18, यानी x बराबर है हमारे पास 23, 23 छक्के 6 3 18, 6 2 18 19 198, 6 दून 6 3 18 6 नंबर हाँ 13 199 138 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 138 100 में दिया हुआ है। 145 देखिएगा, A और B घरों के बीच एक पेड़ है और इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर 21 है, कुछ बड़ा नहीं है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। देखिए 3:10 बराबर 3:10 और समानुपात 8 कितना होगा, ये हो जाएगा 17। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है, तो ये फरवरी का माह क्योंकि इसमें कम दिन होते हैं और सारा दिसंबर मार्च हो जाएंगे और जुलाई में 31 दिन होतेंगे। 6 10 14 ये बहुत सीरीज, देखिए 6 में 4 जुटेंगे, सब में 4 जुटा 30 4 34 हो जाएगा, 34 4 38 हो जाएगा। फिर देखेंगे ये कूट भाषा, जब कूट को मैच करेंगे तो इसका आंसर देखिएगा क्योंकि ना ए यहाँ पे जो है ए 4 है, ए यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद सी को देखेंगे, सी जो है सी हमारा 5 है तो 2 2 2 5 हो जाएंगे। उसके बाद हमको टी पूछ रहा है, टी हमारा 8 है, लास्ट में 8 हो जाएंगे तो ये वाला कट गया। उसके बाद 5 से स्टार्ट करते गया, तो उसके बाद हमारे पास 3 7 8, तो 7 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए बीच में, तो 4 5 5 5 5 के बाद 9, उसके बाद 7 8, तो ऑप्शन नंबर यही सही है। 149 के बाद 150 नंबर देखेंगे। 150 नंबर क्या कह रहा है, मेहमानों से जो परिचय करता था, ब्लड रिलेशन से परिचय करते हुए स्ट्रीक ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, जॉन स्ट्रीक से कैसे संबंधित है, ये उसका क्या है, बेटी है, बेटा नहीं है बेटी है। तो 150 कंप्लीट है, 100 मैथ्स और 50 आर्ट ऑफ टीचिंग हमने करवा दिया। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। यहाँ तक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।